हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहा, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स: कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो आपको अपनी नोटबुक में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए आप कैसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं ना, जब भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ होता है इन कंपोनेंट्स के लिए, वही आपको बताने हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कनेक्टिंग वायर्स, तो कनेक्टिंग वायर्स आप किसी भी जो सर्किट होता है उसमें किस तरीके से शो करते हैं, उसका क्या सिंबल हो सकता है, तो उसकी होती है सिंपल सी एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या है, स्विच इन ऑफ पोजीशन। तो ऑफ पोजीशन में स्विच किस तरीके से बना होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ये बना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बल्ब। तो बल्ब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम कैसे सिंबल उसका यूज करते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब। फिर है सेल। सेल क्या होता है, तो सेल का आपको पता है कि एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। स्विच इन द ऑन पोजीशन, तो यहाँ पर था स्विच इन ऑफ पोजीशन, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं स्विच इन ऑन पोजीशन। तो ऑन पोजीशन में जो स्विच होता है वो किस तरीके से होता है, वो होता है कुछ इस तरीके से, ये जुड़ा है ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसमें लास्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है, तो बैटरी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स जुड़े हुए हों या कनेक्ट हों, ठीक है। तो आप बैटरी कैसे बनाएंगे, तो मान लिया ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, और ऐसी डॉट 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 लगा लीजिए, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ये जुड़ेंगे, बहुत सारे सेल्स इसमें जुड़ सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये डॉट 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 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कितने भी सेल्स जुड़े हो सकते हैं, दो या दो से कितने भी ज़्यादा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया अच्छे से समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। तो आपको एक फिगर दिया गया है, इसके लिए आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके पहले आपको इस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, और उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, जो कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को सबसे पहले तो समझिए। इस डायग्राम को समझने के लिए हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं। इन दिस सर्किट वन एंड ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू द बैटरी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे, अपनी बुक में भी ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो जो बल्ब का एक एंड है वो तो किसके साथ में कनेक्ट है, बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, लेकिन द अदर एंड ऑफ द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू द सेफ्टी पिन। तो इस सेफ्टी पिन के साथ में जो बैटरी का दूसरा एंड है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये सर्किट पूरा नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो स्विच है वो किसी पोजीशन में है, तो वो ऑफ पोजीशन में है। तो इसके लिए अगर हमें सर्किट डायग्राम फॉर्म करना है या बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए मान लिया ये रहा हमारा बल्ब, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर से जुड़ा है बैटरी के साथ में, और ये रहा बैटरी का जो सेकंड टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से, और जो स्विच है वो कौन सी पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है, जिसके लिए हम कैसा सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये रहा इसका सिंबल। और ये इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा सर्किट है वो क्या है, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि स्विच इसका क्या है, ऑफ है, इसीलिए, ठीक है। तो आप भी इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है, फिगर 14.22 शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। तो एक बोर्ड में 4 जो सेल्स हैं वो फिक्स किए गए हैं, ठीक है। तो ये 4 सेल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। तो इन चारों सेल्स से मिलाकर आपने एक बैटरी फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे बताना है कि ये कैसे कनेक्ट होंगे इनके
टर्मिनल्स आपस में। अब आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा और तब जाके एक बैटरी फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा रहा हो सकता है इधर की साइड, इधर मान लेते हैं। ठीक है, और जो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ में जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ में जुड़ेगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, फिर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, और ये हो गई आपकी बैटरी फॉर्म। तो इस तरीके से बस ध्यान में क्या रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टर्मिनल्स जो ऑपोजिट टर्मिनल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और इसी तरीके से क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी, दो या दो से ज़्यादा सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो देखिए, साथ ही साथ आपसे और क्या बोला जा रहा है, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको यहाँ पे फिगर दिया गया है 14.23, एक अच्छा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, स्विच भी यहाँ पर ऑन है, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीट सर्किट है, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है कि ये जो बल्ब है यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्या आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो देखिए ध्यान से इस डायग्राम को और बताइए कि इसमें क्या गड़बड़ है जिस वजह से ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या दो पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होकर एक बैटरी फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑपोजिट टर्मिनल्स होने चाहिए, है ना। तो यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, इन द गिवन सर्किट बोथ द पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज व्हाई द बैटरी इज नॉट एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो हमें चेंजेस इसमें करने हैं वो भी हम लोग कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। देखिए, तो ये है हमारा स्विच जो कि क्या है, ऑन है। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है ये बल्ब इस तरीके से, और अब जो हमें चेंजेस करने हैं हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो ये सेल्स हैं इनके जो टर्मिनल्स हैं वो अलग हो जाने चाहिए, इधर साइड पॉजिटिव, इधर साइड नेगेटिव। ठीक है, और ऐसे ही इधर साइड हो जाए पॉजिटिव, इधर साइड हो जाए नेगेटिव। ठीक है, और ये इस तरीके से जुड़ गया, और ये बल्ब जो अब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो बस हमने चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ पर जो पॉजिटिव नजर आ रहा था वो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये दोनों ही जो ऑपोजिट टर्मिनल्स जब आपस में कनेक्ट हो गए तो एक बैटरी बन गई, और बैटरी बनने के बाद स्विच तो ऑन है ही, तो ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, और ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कोई भी दो इफेक्ट्स आपको बताने, जो कि चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इन दो इफेक्ट्स के क्या क्या नाम है, एक तो है हीटिंग इफेक्ट। हमें पता है जब भी किसी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको पास कराया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, और उसी वजह से हीट या फिर लाइट भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए जो पहला वाला इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये भी हमको पता है कि किसी भी वायर में अगर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो उसके सराउंडिंग में क्या बन जाता है, उसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल में आप इलेक्ट्रिक बेल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्यान में आ रहा है आप लोगों को, चैप्टर में आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट में तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हीटर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हीट एंड लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये दो इफेक्ट्स के आप नाम लिख सकते हैं, एक तो हो गया हीटिंग इफेक्ट और दूसरा हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चलिए आप करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल kept nearby gets deflected from its north south position, explain। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर करंट स्विच्ड ऑन है किसी एक वायर के थ्रू, यानी कि किसी एक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास की जा रही है और उसके नज़दीक में क्या रखा है, एक कंपास रखा है, तो उसकी जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये बात की है, इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी अगर वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ कंपास इज केप्ट नियर बाय दिस वायर इट विल एक्सपीरियंस टू मैग्नेटिक फील्ड्स,
वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड अनदर फील्ड ड्यू टू कंपास। तो जब क्या किया जाएगा, इस वायर को कंपास के नज़दीक में लाया जाएगा तो वहाँ पर उसको दो मैग्नेटिक फील्ड खुद से एक्सपीरियंस होंगे, एक तो वायर के थ्रू और दूसरा किसके थ्रू, जो कि कंपास के थ्रू वो एक्सपीरियंस करेगा वही, ठीक है। सो व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर देयर विल बी डिफ्लेक्शन सीन इन द मैग्नेटिक निडल एंड व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। तो क्या होगा कि जिस केस में स्विच्ड ऑन है उसमें क्या होगा, अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कंपास, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक वायर उसके नज़दीक में लाया जा रहा है तो स्विच्ड ऑन की कंडीशन में तो क्या करेंगे, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब स्विच्ड ऑफ होता है यानी कि कोई भी करंट उस वायर में से नहीं जा रही है तो क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो तब जो मैग्नेटिक निडल है वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप समझे स्विच्ड ऑन की कंडीशन में और स्विच्ड ऑफ की कंडीशन में क्यों ऑन में डिफ्लेक्शन शो होता है और क्यों ऑफ की कंडीशन में डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द करंट शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, 14.24 फिगर है ये, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर इस पूरे के पूरे सर्किट को क्या बना दिया जाए, क्लोज्ड बना दिया जाए। इसका ये मतलब है कि स्विच को यहाँ पर से ऑन कर दिया जाए और इसके पास में कंपास रख दिया जाए तो कंपास में क्या डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ कमी है क्या, तो क्या आपको यहाँ पर कहीं बैटरी या फिर सेल नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। अब बैटरी या फिर सेल ही नहीं होगा तो स्विच ऑन हो या फिर ऑफ हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो क्या नहीं होगी, फ्लो ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि जो कंपास होगा उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बैटरी या फिर सेल। देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं प्रोड्यूस्ड बाय द वायर्स, देयरफॉर देयर इज नो डिफ्लेक्शन शोन बाय द कंपास निडल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपास निडल है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ये वाला क्वेश्चन आया अच्छे से समझ में। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास में। पहला पार्ट है लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल। तो जब भी हम कोई सेल को शो करते हैं ना, सिंबल बनाते हैं सेल का, तो हम कैसे बनाते हैं, हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, है ना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो ये लॉन्गर लाइन है वो क्या शो करती है। तो हमें पता है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो लॉन्गर लाइन शो करती है वो कौन सा टर्मिनल कहलाता है, वो कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ डैश। तो ये तो बहुत ही इजी है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैटरी, या फिर उससे क्या फॉर्म हो जाती है, उससे बन जाती है बैटरी, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जब करंट स्विच्ड ऑन है इन अ रूम हीटर तो क्या होगा, किसी भी रूम हीटर में अगर करंट को फ्लो कराया जा रहा है या फिर स्विच ऑन किया जा रहा है तो वो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ। तो ऐसी कौन सी सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, उसके बेस पर वर्क करती है। तो उसको क्या बोला जाता है, क्या सेफ्टी डिवाइस वो होती है, तो उसको बोला जाता है फ्यूज़, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए, आपको बहुत इजी भी लगे होंगे क्योंकि चैप्टर में आप बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर वो सही है तो आपने ट्रू को टी के थ्रू डिनोट करना है, और अगर वो गलत है तो आपने फॉल्स को एफ के थ्रू डिनोट करना है। देखिए पहला पार्ट है,
टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 cells, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 cell इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हमें कोई बैटरी बनानी है तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का भी नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दें। तो क्या ये सही है? तो हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट पता है, पॉजिटिव नेगेटिव का, है ना। इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल किसके साथ में कनेक्ट होगा? दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, तब जाके कोई बैटरी फॉर्म हो पाएगी। तो सेम टर्मिनल्स को हम आपस में कनेक्ट करके बैटरी नहीं फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हो गया गलत, यानी कि फॉल्स, यानी कि हमने जिसको एफ के थ्रू डिनोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा फ्यूज़ के थ्रू जाने लगती है तो फ्यूज़ क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, ताकि आगे की जो सर्किट है उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए। ठीक है, तो ये तो सही है, फ्यूज़ बनाया ही इसलिए जाता है ना, स्पेसिफिक मटेरियल से बनाया जाता है ताकि जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। तो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो हो जाए तो फ्यूज़ क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? सही हो गया, यानी कि ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसके नाम में ही मैग्नेट आ रहा है, तो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या कोई सा भी मैग्नेट हो, वो पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया फॉल्स, यानी कि गलत। नेक्स्ट है पार्ट डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये तो चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके पास में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या होती है? फ्लो होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या शो करती है? एक साउंड शो करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो स्टेटमेंट है ट्रू, यानी कि जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे ही जो ट्रू फॉल्स थे आपने अच्छे से समझ लिए। आई होप कि आपने कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। तो क्या आप ये सोचते हैं किसी गार्बेज हीप में से अगर हमें जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको सेपरेट करना है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से कर सकते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? तो आप लिखेंगे, नो प्लास्टिक बैग्स आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो तो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं, सो दे विल बी नॉट अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या नहीं हो पाएंगे? अट्रैक्ट हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विल ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो हमेशा किनको अट्रैक्ट करेंगे? मैग्नेटिक मटीरियल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। इसीलिए प्लास्टिक बैग्स को गार्बेज हीप से अलग करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज नहीं कर सकते। सिंपल सा आंसर है ना। तो इसको अपनी नोटबुक में भी आप अच्छे से अपने वर्ड्स में भी नोट कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। वुड यू एग्री? गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो जो फ्यूज़ है उसको किसी और ऑर्डिनरी वायर के थ्रू क्या करना चाह रहा है? रिप्लेस करना चाह रहा है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये सही है? अगर सही है तो क्यों? गलत है तो क्यों? इसके रीजंस दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये तो वो नहीं कर सकता, वरना फ्यूज़ को बनाया ही क्यों जाता है ना। फ्यूज़ को बनाया क्यों जाता है? किसी स्पेसिफिक मटेरियल से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ताकि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगे तो वो क्या कर देता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, या फिर वो खुद मेल्ट होके क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके आंसर में, नो द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। तो इसके कुछ रीजंस हैं जो कि आप दे सकते हैं। पहला रीजन है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस टू ऑल आवर electrical appliances and made up of special material which melt quickly and break when large electric current pass through it। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना।
नेक्स्ट देखिए, इफ इलेक्ट्रिशियन विल यूज एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ वायर देयर विल बी चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग ऑफ वायर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। तो अगर ऑर्डिनरी वायर वहाँ पर यूज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो एक्सेसिव करंट फ्लो होने लगेगा उसके थ्रू वो पूरे के पूरा ओवर हीटिंग हो जाएगा वायर्स का, और जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, और इससे सारी चीज़ों को नुकसान हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, दिस में लीड टू शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड दीज एप्लियंसेस में कैच फायर। तो ये इस टाइप से क्या हो सकता है, सारे के सारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं उसमें क्या जनरेट कर सकता है, फायर जनरेट कर सकता है, और इससे बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन फ्यूज़ की जगह पर किसी और ऑर्डिनरी वायर का यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4, अ स्विच एंड अ बल्ब। तो जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया जिसमें उसने इस टाइप के एक सेल होल्डर का यूज़ किया है, स्विच का यूज़ किया है और बल्ब का यूज़ किया। ठीक है, व्हेन शी पुट द स्विच इन द ऑन पोजिशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। जब वो स्विच को ऑन कर देती है तो उसके बाद भी जो बल्ब उसने लिया है वो जल नहीं रहा है उसके इलेक्ट्रिक सर्किट का। जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट। तो आपको हेल्प करनी है जुबेदा की, ताकि ये बताया जा सके कि उसने जो सर्किट बनाया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। बल्ब कैन बी फ्यूज्ड, उसका जो बल्ब है जो उसने यूज़ किया है उस सर्किट के लिए वो फ्यूज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो उसने स्विच ऑन किया है वो स्विच ही ढंग से काम ना कर रहा हो, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, या फिर जो सेल्स उसने जोड़े हैं इस होल्डर में वो क्या है, सही से नहीं जुड़े हैं, उनके टर्मिनल्स हो सकता है गलत यूज़ कर लिए हों। वैसे तो यहाँ पर तो सही नज़र आ रहे हैं लेकिन हो सकता है वो प्रॉपरली ना कनेक्ट हुए हों। ठीक है, रबर बैंड विच इज़ यूज्ड इन द सेल होल्डर इज नॉट टाइट इनफ टू कीप टू सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर सेल होल्डर में हमको नज़र आ रहा है इस रबर बैंड के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया है, तो हो सकता है कि ये रबर बैंड ठीक से प्रॉपरली फिट ना हो, जिसके थ्रू जो ये दोनों सेल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में अच्छे से नहीं आ पा रहे हों। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हो सकता है कि जो ये सर्किट इसने बनाया है जुबेदा ने वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो अगर उनको चेक करेगी तो हो सकता है उसका सर्किट वर्क करने लग जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो आज के डिस्कशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन भी है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25। तो आपको एक फिगर दिया गया है 14.25, इसको आपने ध्यान से देखना है और इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, उनको सॉल्व करना है या उनका आंसर करना है। ठीक है, पहला पार्ट है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन। तो यहाँ पर कितने बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स हैं, ए, बी एंड सी। तो आपसे बोला जा रहा है कि जब ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो क्या इनमें से कोई भी बल्ब ग्लो होगा। तो आप बताइए क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है इसका क्या मतलब है कि जो ये सर्किट है वो क्या है, कंप्लीट ही नहीं है ना। अब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी, तो कोई भी बल्ब इसमें से नहीं ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आप आंसर कर देंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए, बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन। अगर इस स्विच को ऑन कर दिया जाए तो इन तीनों ही बल्ब के जलने का या फिर ग्लो करने का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो क्या इनका कोई ऑर्डर होगा, ये तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा वैसे ही ये सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और सारे के सारे जो बल्ब हैं वो एक साथ ग्लो करने लगेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं, ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट द सेम टाइम। तो इजी ही क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आई होप कि आपने जितने भी आज के सारे क्वेश्चंस हैं वो सब अच्छे से सॉल्व किए होंगे और साथ ही साथ उनको कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कुछ और अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस के नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है।